इस वीडियो में हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम यानी कि टीपीए है उसकी जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसका पूरा नाम है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। कभी कभी इसका अधिनियम संख्यांक पूछ देते हैं, तो इसका अधिनियम संख्यांक है 4। ये याद रखना दोस्तों, कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं कि टीपीए का अधिनियम संख्यांक क्या है, तो 1882 का अधिनियम संख्यांक है 4। ठीक है, ये इनेक्ट कब हुआ? ठीक है, कब इनेक्ट हुआ? 17 फरवरी 1882 को। ये तारीख जो होती है ये इसके इनेक्ट की तारीख होती है। ठीक है, इसी दिन राष्ट्रपति महोदय इस पर हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद अगला जो तारीख है कि ये लागू कब हुआ, तो ये कब प्रारंभ हुआ? 1 जुलाई सन 1882 के प्रथम दिन से, यानी कि 1 जुलाई से ये लागू हो गया संपूर्ण भारतवर्ष पर। पहले कश्मीर पर नहीं था, अब कश्मीर पर भी हो गया जब से धारा 370 हटी है। दिमाग में छाप लें कि इसमें क्या क्या है। इसका मतलब एक सिंहावलोकन करते हैं क्या कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के जो प्रारंभिक चैप्टर है, जो पहला अध्याय है प्रारंभिक, वो धारा 1 से धारा 4 तक है। ठीक है, दूसरा अध्याय जिसका नाम है संपत्ति अंतरण से संबंधित सामान्य सिद्धांत, ये धारा 5 से स्टार्ट होता है और धारा 53 का तक जाता है। ठीक है, इस चैप्टर को 2 भागों में बांटा गया है। पहले में जंगम एवं स्थावर संपत्ति के अंतरण से संबंधित सिद्धांत हैं और दूसरे में स्थावर संपत्ति के अंतरण से संबंधित, यानी कि जंगम और स्थावर दोनों के। तो ये दोनों के कहां? धारा 5 से 37 तक। और स्थावर संपत्ति के अंतरण से संबंधित सिद्धांत हैं 38 से 53 का तक। ठीक है, स्थावर संपत्ति वे संपत्तियां होती हैं जो एक स्थान से दूसरी स्थान तक जा सकती हैं, और जंगम का मतलब होता है जमीन से जुड़ी हुई, जैसे कि घर, मकान, पेड़, और जैसे कि आपकी साइकिल होगी वो स्थावर संपत्ति हो गई। ठीक है, इसके बाद अगला बिंदु जो याद करने योग्य है, संपत्ति के अंतरण की विभिन्न रीतियां, मतलब कितने तरीके से आप संपत्ति को अंतरण कर सकते हैं, बांट सकते हैं, दे सकते हैं किसी को, यानी कि अपने पास से पजेशन यानी कि कब्जा और मालिकाना हक किसी दूसरे को दे सकते हैं। तो इसके तरीके में पहला जो तरीका है वो है विक्रय का, किसी को बेच दो। तो विक्रय जो है वो अध्याय 3 में है और धारा 54 से 57 तक है। ठीक है, इसके बाद अगला तरीका है संपत्ति अंतरण का बंधक। बंधक धारा 58 से 104 तक है और अध्याय 4 है। ठीक है, पट्टा धारा 105 से 117 तक है और अध्याय 5 है। विनिमय, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, यानी कि आप किसी और चीज के बदले कोई चीज लेते हैं। तो धारा 118 से 121 तक, अध्याय 6। इसके बाद दान यानी कि गिफ्ट, धारा 122 से 129 तक, अध्याय 7। अनियोज्य दावा यानी कि एक्शनेबल क्लेम, धारा 130 से 137 तक। ठीक है, अध्याय 8। तो इसमें कुल कितने? कुल 8 अध्याय हो गए, 137 धाराएं हो गई। ठीक है, ये सब आपको याद रखना होगा। अब हम लोग आते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले जो पहला सेक्शन है यानी कि पहली धारा है वो है संक्षिप्त नाम। इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसका प्रारंभ कब होगा और विस्तार। दूसरा है अधिनियम का निरसन। तीसरा है निर्वचन खंड, यानी कि जो परिभाषा खंड है वो है। 5वीं धारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5वीं धारा बताती है कि संपत्ति अंतरण की परिभाषा क्या होगी। इसके बाद धारा 6, धारा 6 बताती है क्या अंतरित किया जा सकेगा। धारा 7 बताती है अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन होगा। धारा 8 बताती है अंतरण का प्रभाव क्या होगा, कि जब आप कोई चीज अंतरण कर देंगे तो उसका क्या प्रभाव बचेगा। ठीक है, आपके ऊपर और उस व्यक्ति के ऊपर। 9वां मौखिक अंतरण क्या होता है, ये धारा 9 बताती है। अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त, ये धारा 10 बताती है। सृष्ट हित के विरुद्ध निर्बंधन, ये धारा 11 बताती है। तो धारा 12 बताती है कि दिवाले या प्रयतित अन्य संक्रमण पर हित को पर्यवसान करने वाली शर्त। धारा 13 बताती है अजात व्यक्ति के लाभ के लिए अंतरण, यानी कि जिसका जन्म नहीं हुआ है उसके लाभ के लिए अगर अंतरण किया गया है
तो उसकी क्या वैधता होगी, ये धारा 13 बताती है। धारा 14 बताती है शाश्वतता के विरुद्ध नियम। धारा 15 उस वर्ग को अंतरण जिसमें के कुछ व्यक्ति धारा 13 और 14 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद धारा 15 बताती है, धारा 16 बताती है अंतरण का किसी पूर्विक हित की निष्फलता पर प्रभावी होना। धारा 17 बताती है संचयन के लिए निर्देश। धारा 18 लोक हित के फायदे के लिए शाश्वत अंतरण। और धारा 19 बताती है इंपॉर्टेंट निहित हित। ठीक है, धारा 20 आजाद व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित करता है। ठीक है, इसके बाद 21 समाश्रित हित को बताती है। धारा 25 बताती है सशर्त अंतरण। ठीक है, धारा 26 पूर्वभाव्य शर्त की पूर्ति। धारा 27 एक व्यक्ति को सशर्त अंतरण ऐसे अंतरण के साथ जो पूर्विक व्ययन के निष्फल होने से दूसरे व्यक्ति के पक्ष में हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने ऐसा अंतरण किया है कि जो पहले वाला व्यक्ति के अगर निष्फल होता है तो दूसरे के पक्ष में हो जाए। 28 बताती है धारा 28 परतर अंतरण का विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने या ना होने पर आश्रित शर्त का होना। ठीक है, 29 उत्तर भाव्य शर्त की पूर्ति। धारा 35 निर्वाचन कब आवश्यक होता है, इलेक्शन कब जरूरी होता है। ठीक है, धारा 39 बताती है अंतरण जहां की एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति भरण पोषण का हकदार है। 40 भूमि के उपयोग पर निर्बंध लगाने वाली बाध्यता का या स्वामित्व में उपाबंध किंतु हित पर स्वकाचार की कोटि में न आने वाले बाध्यता का बोझ। इसके बाद 21 दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण। 43 प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण जो अंतरित संपत्ति में पीछे हित अर्जित कर लेता है। ठीक है, अगला है 53 कपटपूर्ण अंतरण। और 53 का जो धारा 53 का है, ये 53 धारा 53 और धारा 53 का बहुत इंपॉर्टेंट है। 53 कपटपूर्ण अंतरण को बताती है और 53 का भागिक अंतरण को बताती है। ठीक है, इसके बाद अगली धारा है 54, बहुत इंपॉर्टेंट, विक्रय की परिभाषा बताती है कि विक्रय कैसे किया जा सकता है, विक्रय संविदा। ठीक है, इसके बाद अगला है धारा 58, बहुत इंपॉर्टेंट, बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक धन और बंधक विलेख इनकी परिभाषा बताती है। ठीक है, धारा 59 बंधक कब हस्तांतरण पत्र द्वारा किया जाना चाहिए ये बताती है। धारा 60 मोचन करने का बंधककर्ता का अधिकार बताती है कि बंधककर्ता कब मोचन कर सकता है। ठीक है, धारा 81 प्रतिभूतियों का क्रमबंधन बताती है। धारा 82 बंधक ऋण की बाबत अभिदाय बताती है। ठीक है, धारा 91 वे व्यक्ति जो मोचन के लिए बाद ला सकेंगे उनको बताती है। धारा 92 प्रत्यायन जिसे अंग्रेजी में सबरोगेशन कहते हैं उसको बताती है। धारा 100 भार यानी कि चार्ज को बताती है। धारा 105 पट्टे की परिभाषा देती है, पट्टाकर्ता, पट्टेदार, प्रीमियम और भाटक की परिभाषा। धारा 107 पट्टे कैसे किए जाएंगे इसके बारे में बताती है। ठीक है, इसके बाद 108 पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व को बताती है। धारा 111 पट्टे का पर्यावसान बताती है कि पट्टे को कब कैसे वापस लिया जाएगा। धारा 116 अतिधारण का प्रभाव बताती है यानी कि इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर। इसके बाद धारा 118 विनिमय की परिभाषा बताती है, एक्सचेंज डिफाइंड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट धारा 122 दान की परिभाषा बताती है, प्रतिग्रहण कब करना होगा। ठीक है, धारा 123 अंतरण कैसे किया जाता है इसको बताती है। धारा 127 दुर्भर दान यानी कि ऑनरस गिफ्ट इसके बारे में बताती है। धारा 128 सर्वस्व दाता को परिभाषित करती है, यूनिवर्सल डोनी कौन होगा उसको बताती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट धारा हैं जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में जिसमें टीपीए पूछा जाता हो।